AVP 24 न्यूज़ पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई टीकाकरण नीतियों पर लगातार विपक्ष पार्टियों की टिप्पणी जारी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार के लिए कोरोना पर श्वेत पत्र तैयार किया। इसमें उन्होंने मोदी सरकार के लिए 4 बिंदुओं के जरिए तैयारी करने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने कहा, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने वाली है और सरकार को इसके खिलाफ तैयारी करनी होगी। दूसरी लहर के दौरान बिस्तर, ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई नहीं हो पाई थी, वो तीसरी लहर आने से पहले करनी चाहिए। इसके अलावा गरीबों के खाते में सीधा पैसा जाए ताकि वो इस महामारी से लड़ सकें। इसके अलावा जिन लोगों ने कोरोना की वजह से अपनों को खोया है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। अस्पतालों में पहले से इंतजाम कर लेने चाहिए और सरकार ने दूसरी लहर में जो गलतियां की हैं उसे तीसरी लहर में ना करें। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारत ने स्पीड रेल के लिए दुनिया की पहली विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च हो गया है, जिसे IGBC ने NHSRCL की मदद से तैयार किया है। ग्रीन रेटिंग सिस्टम स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण के दौरान कम ऊर्जा खपत को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए काफी मददगार साबित होगा। इसके साथ ही पर्यावरण को इसकी वजह से कम नुकसान होगा। IGBC ग्रीन HSR रेटिंग का उद्देश्य कंप्यूटर अनुभव को बढ़ाते हुए पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। मोदी सरकार इस वक्त दिल्ली मेरठ के बीच हाई स्पीड सफर को रैपिड रेल कॉरिडोर बनवा रही है, जिसमें AFC सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस सिस्टम की मदद से स्टेशन में आना जाना आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश के चलते कई गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा सामने आ रहा है, तो वहीं गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी जारी है। गंगा बेसिन और पहाड़ों में हो रही बरसात के कारण जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में गंगा के जल स्तर में 1 मीटर से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा के जल स्तर में बढ़ाव देखा जा रहा है, जो चिंता का विषय बन गया है और बाढ़ के खतरे को न्योता दे रहा है। गंगा में बढ़ते जल स्तर से नाविकों की चिंता बढ़ गई है। धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों की ओर पानी बढ़ने लगा है। गंगा का जल स्तर 60.58 मीटर दर्ज किया गया है। 14 घंटों में गंगा के जल स्तर में 15 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी से स्थिति गंभीर हो गई है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जल स्तर बढ़ाने से गंगा पर रेत की कटान का काम शुरू हो गया है। गंगा के साथ साथ सरयू नदी भी लाल निशान के खतरे के ऊपर बह रही है। नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और नदी के उफान पे आने से नदी का पानी गांव की ओर बढ़ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी में इन दिनों तनाव का माहौल बना हुआ है। चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच में विभाजन के चलते परिस्थितियां बिगड़ गई हैं। अलग थलग पड़ चुके चिराग पासवान आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की तर्ज पर बिहार में सद्भावना बटोरने के लिए यात्रा निकालने वाले हैं। बागी चाचा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीने जाने के बाद चिराग पासवान अब अकेले पड़ गए हैं, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग के पास भी गए थे। चिराग पासवान ने कहा, मैं चुनाव आयोग के पास गया और आयोग सभी बातों को जानता है। आगे चिराग ने कहा, जिस दिन मैं कोर्ट गया उसी दिन फैसला आ जाएगा। मैं लोकसभा अध्यक्ष के पास भी गया था। वैसे भी पार्टी पर निर्भर करता है कि वो 2 सत्रों के बीच सचेतक भी हटा दें। बता दें, चिराग लगातार अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं और चिराग ने कोर्ट जाने की बात भी कही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से लगातार हिंसा का सिलसिला बना हुआ है, जिसको देखते हुए हाई कोर्ट ने ममता सरकार को निशाने पर लिया। चुनाव के बाद से जारी हिंसा के मद्देनजर विपक्षी दल ममता सरकार पर काफी हमलावर था, लेकिन ममता बनर्जी हिंसा की घटनाओं से साफ इनकार किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया। भाजपा सरकार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से लगाए गए हिंसा के आरोपों को खारिज करते हुए ममता बनर्जी ने उन पर पलटवार करते हुए कहा था, छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सूबे में सियासी हिंसा की कोई वारदात नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में पीलिया है। जैसे पीलिया होने पर सब कुछ पीला दिखाई देता है, वैसे ही उन्हें बंगाल में हर तरफ हिंसा दिख रही है। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस बात को प्रमाणित करते हुए कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में
5 जजों वाली पीठ ने ममता सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है, जिसके बाद भाजपा सरकार ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। देश की स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने अपने टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद अब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा DCGI को सौंप दिया है। भारत सरकार के सूत्र के अनुसार फेज 3 ट्रायल का डेटा सरकार को मिल गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कहा, आगामी 7-8 दिनों में वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस को मात देने के लिए एक अहम हथियार है। भारत बायोटेक ने कहा, परिणाम निकलने में काफी देरी हो गई, जिसकी वजह से कंपनी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वैक्सीन की क्षमता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तीसरे चरण के परिणाम के संकलन एवं विश्लेषण किया जा रहा है, जिसके बाद ही परिणाम को सार्वजनिक किया जाएगा। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है और संक्रमण की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 42,640 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 1,667 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है। पिछले 24 घंटों में इस महामारी को 81,839 लोगों ने मात दी है। इस महामारी से अब तक 2,99,00,000 से ज्यादा लोग ग्रस्त हो चुके हैं। वहीं इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या लगभग 2,89,26,000 के पार है। इसके साथ ही इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,89,000 के पार पहुंच गई है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 6,62,521 है। देश में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की मौजूदगी पाई गई है। इसके साथ ही 21 जून के दिन देश में कोरोना वैक्सीन ने अब तक का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 21 जून को देश में 86 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। देश में अधिकतर राज्यों में मानसून के आगमन से मौसम में भारी सकारात्मक बदलाव आया है। मौसम तेजी से बदल रहा है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतजार है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति धीमी हो सकती है, जिसका मतलब है कि दिल्ली वासियों को अभी मानसून के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में मानसून की जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गुजरात में भी इस वक्त बारिश से लोगों का बुरा हाल हो गया है। लोगों को जल भराव जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने ओडिशा के 12 जिलों में 4 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। एक तरफ भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता के लिए 1 लाख रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। हालांकि मंत्री द्वारा बच्चों की न्यूनतम संख्या का जिक्र नहीं किया गया, मगर राशि देने का ऐलान किया गया है। गौरतलब है ये ऐलान ऐसे समय पर किया गया है जब देश के कई राज्य जनसंख्या नियंत्रण नीति का समर्थन कर रहे हैं। अपने जारी किए गए बयान में रोमाविया ने कहा, ऐसे व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र और ट्रॉफी दी जाएगी। समुदाय में जनसंख्या वृद्धि की कम दर गंभीर चिंता का विषय है। वहीं मिजोरम के पड़ोसी राज्य असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में ऐलान किया था कि उनकी सरकार क्रमिक रूप से 2 बच्चों की नीति लागू करेगी। म्यांमार में 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद से देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संघर्ष के चलते करीब 10,000 शरणार्थी भारत और थाईलैंड भाग गए हैं। WHO महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की म्यांमार संबंधी मामलों की विशेष दूत क्रिस्टीन श्रेगनर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये जानकारी देते हुए कहा, म्यांमार में सभी पक्षों के साथ बातचीत में गंभीर हालात का पता चला है। लोग अभाव में रह रहे हैं। म्यांमार में हालातों पर आगे क्रिस्टीन ने कहा, म्यांमार के नागरिकों के पास कोई उम्मीद नहीं है और वो डर के साए में जी रहे हैं। कोई अंतर्राष्ट्रीय कदम न उठाए जाने की वजह से आम नागरिक रक्षा बल बन रहे हैं। देश के उन क्षेत्रों में भी हिंसा देखी जा रही है
जहां दशकों से सशस्त्र संघर्ष नहीं देखा गया। वहीं देश मध्य म्यांमार और चीन, भारत एवं थाईलैंड की सीमा से लगे क्षेत्रों के लोगों को संरक्षण के कारण लगभग 1,75,000 नागरिक विस्थापित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रोहिंग्या लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रोहिंग्याओं की हालत गंभीर है और महासभा को इस मामले को संज्ञान में रखना चाहिए।